नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों में दर्ज सबसे अहम घटनाओं में से एक 1857 के विद्रोह के स्रोत सामग्री का एक विस्तृत विश्लेषण करने वाले हैं। इस पूरे विषय को इतनी गहराई से समझा जाएगा कि इसका हर एक महत्वपूर्ण पहलू एकदम साफ हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ऐतिहासिक सफर की शुरुआत करते हैं। जरा कल्पना करें, 10 मई 1857 का वो दिन। सिपाही हाथों में मशाले और बंदूकें लिए मेरठ से दिल्ली की ओर निकल पड़े हैं ताकि बहादुर शाह जफर को फिर से हिंदुस्तान का बादशाह घोषित किया जा सके। बिल्कुल किसी फिल्म के दृश्य जैसा लगता है ना? लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। क्या यह सच में अचानक भड़का हुआ कोई विद्रोह था, या फिर एक ऐसे ज्वालामुखी का फटना था जो सालों से भीतर ही भीतर उबल रहा था? आज इसी गुत्थी को सुलझाया जाएगा। आइए जल्दी से नजर डालते हैं कि आज हम किन किन पड़ावों से गुजरने वाले हैं। पहला, 1857 के विद्रोह का उदय। दूसरा, इसके मुख्य कारण। तीसरा, तात्कालिक कारण यानी मंगल पांडे। चौथा, प्रमुख केंद्र और नेता। पांचवा, दमन और विफलता के कारण। और अंत में इसके परिणाम और एक नए युग की शुरुआत। इस रूपरेखा को ऐसे तैयार किया गया है ताकि सारे अहम बिंदु बिल्कुल आसानी से याद रह सकें। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, 1857 के विद्रोह का उदय। अक्सर ऐसा लगता है कि मानो ये विद्रोह रातों रात हो गया हो, पर दरअसल ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ कई दशकों से चली आ रही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक नाराजगी का एक भयंकर महाविस्फोट था। पहली गोली चलने से बहुत पहले ही असंतोष की आग अंदर ही अंदर सुलग रही थी। अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की ओर, विद्रोह के मुख्य कारण। और दिलचस्प बात यह है कि इन कारणों को बहुत ही स्पष्ट तरीके से अलग अलग श्रेणियों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले सामाजिक और धार्मिक कारणों को देखते हैं। 1829 में सती प्रथा का अंत किया गया। फिर 1850 में एक कानून आया जिसमें धर्म बदलने पर भी पैतृक संपत्ति का अधिकार सुरक्षित कर दिया गया। और 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया। इसके साथ ही भारत में रेलवे और टेलीग्राफ की भी शुरुआत हुई। यद्यपि अंग्रेज इन्हें सुधार मान रहे थे, लेकिन उस दौर के आम लोगों को गहराई से लगा कि ये उनके निजी धर्म और सदियों पुरानी परंपराओं में अंग्रेजों का सीधा हस्तक्षेप है। अब जरा राजनीति की बात करें। लॉर्ड डलहौजी का विपगत का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक ऐसा राजनीतिक जाल साबित हुआ जिसने कई भारतीय शाही परिवारों के अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया। इसके तहत सतारा, झांसी और नागपुर पर कब्जा कर लिया गया। और हद तो तब हो गई जब 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर अवध का भी विवादास्पद विलय कर लिया गया। इन फैसलों ने राजाओं और उनकी प्रजा दोनों के दिलों में भारी आक्रोश भर दिया। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर तो हालात और भी बुरे थे। भारी टैक्स और वसूली के बेहद अमानवीय तरीके आम हो गए थे। किसान महाजनों के कर्ज के जाल में बुरी तरह फंस चुके थे। और उधर इंग्लैंड के सस्ते कपड़ों ने भारतीय बुनकरों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। यहां सबसे अहम बात यह समझना है कि उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही असल में वर्दी पहने हुए किसान ही तो थे। जब उनके गांव कर्ज और भारी लगान में जल रहे थे तो उस दर्द को इन सिपाहियों ने भी पूरी गहराई से महसूस किया। अब आते हैं हमारे तीसरे भाग पर, तात्कालिक कारण, मंगल पांडे। आइए देखते हैं कि कैसे ये सारा तनाव अपने बिल्कुल चरम बिंदु तक पहुंचा। बारूद का ढेर तो लग चुका था, बस एक चिंगारे की जरूरत थी। और वो चिंगारी बनी नई एनफील्ड राइफल और उसके कारतूस। इन नए कारतूसों पर लगे ग्रीस वाले कागज को बंदूक में डालने से पहले दांतों से काटना पड़ता था। तेजी से अफवाह फैली कि इस ग्रीस में गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई है। इस बात ने हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सिपाहियों की धार्मिक आस्था पर सीधे चोट की। अब यह सिर्फ राजनीति का मुद्दा नहीं रहा था, यह सीधे तौर पर धर्म और सम्मान का मामला बन गया था। और तभी बैरकपुर से एक दमदार आवाज गूंजी, मैं मंगल पांडे हूं। अंग्रेज हमें गाय और सूअर की चर्बी वाले कारतूस दे रहे हैं। मैंने अफसरों को निपटा दिया है। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने खुलेआम बगावत कर दी। 8 अप्रैल को उन्हें फांसी दे दी गई, लेकिन उनकी इस शहादत ने मेरठ के सिपाहियों में ऐसी अजय हिम्मत भर दी जिसे रोकना अब किसी के बस में नहीं था। हमारा चौथा भाग है, प्रमुख केंद्र और नेता। ऐतिहासिक तथ्यों को याद रखने के लिहाज से यह हिस्सा बेहद काम का है। विद्रोह कहां फैला और कमान किसने संभाली, इसका भौगोलिक ताना बाना समझना बहुत जरूरी है। देखिए, लखनऊ में मोर्चा संभाला बेगम हजरत महल ने, कानपुर में नाना साहब ने, झांसी में अपनी अद्वितीय वीरता का परचम लहराने वाली रानी लक्ष्मीबाई थीं,
वहीं बिहार के जगदीशपुर में राजा कुंवर सिंह और बरेली में खान बहादुर खान ने अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। इन शूरवीरों ने अलग अलग मोर्चों पर ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिलाकर रख दी। चलिए अब 5वें भाग पर नजर डालते हैं, दमन और विफलता के कारण। इतनी बड़ी क्रांति अंततः विफल क्यों हो गई? बौखलाई हुई ब्रिटिश सेना ने आधुनिक हथियारों के दम पर वापसी की। प्रमुख शहरों पर दोबारा कब्जा करने के लिए उन्होंने अपने सबसे कुशल कमांडरों को भेजा। दिल्ली को जॉन निकोलसन ने, लखनऊ को हेनरी लॉरेंस ने और झांसी को जनरल ह्यूरोज ने अपने सैन्य नियंत्रण में ले लिया। यहां सोचने वाली बात यह है कि इतनी अपार बहादुरी और बलिदान के बावजूद ये आंदोलन सफल क्यों नहीं हुआ। दरअसल इसके पीछे कुछ बड़े कारण थे। पहला, इस विद्रोह का दायरा सीमित रहा। सिंध, कश्मीर और दक्षिण भारत इससे पूरी तरह अछूते रहे। दूसरा, हैदराबाद और मैसूर जैसे कई ताकतवर देशी शासकों ने विद्रोहियों का साथ नहीं दिया। और सबसे बड़ी बात, विद्रोहियों के पास रेल और टेलीग्राफ जैसे संचार के वो आधुनिक साधन नहीं थे जो अंततः अंग्रेजों की सबसे बड़ी ताकत साबित हुए। और अब आते हैं हमारे छठे और आखिरी भाग पर, परिणाम और एक नए युग की शुरुआत। इस विद्रोह की राख से जो प्रशासनिक ढांचा खड़ा हुआ, उसने भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। 1858 से पहले भारत पर एक व्यापारिक कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, जो अब हमेशा के लिए खत्म हो गया। महारानी विक्टोरिया यानी ब्रिटिश क्राउन ने शासन सीधे अपने हाथों में ले लिया और गवर्नर जनरल का पद बदलकर अब वाइसराय कर दिया गया। भविष्य में इतने बड़े पैमाने पर कोई और विद्रोह न भड़के, इसके लिए ब्रिटिश हुकूमत ने कुछ अहम घोषणाएं की। सबसे पहले तो उस विवादित व्यापगत के सिद्धांत को पूरी तरह से वापस ले लिया गया। साथ ही भारतीयों से ये पक्का वादा किया गया कि उनके धार्मिक और सामाजिक मामलों में ब्रिटिश प्रशासन कोई भी दखलंदाजी नहीं करेगा। लेकिन इस पूरे ऐतिहासिक घटनाक्रम का एक बहुत ही दुखद मानवीय पहलू भी रहा। भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया और रंगून की जेल में निर्वासित कर दिया गया। इसी के साथ सदियों पुराने उस विशाल मुगल साम्राज्य का भारत के इतिहास से एक बेहद दर्दनाक और स्थायी अंत हो गया। और 1857 के इस तूफानी अध्याय का औपचारिक अंत होता है लॉर्ड कैनिंग की उस अहम घोषणा के साथ जो उन्होंने इलाहाबाद में की थी। मैं लॉर्ड कैनिंग हूं। 1858 में मैंने इलाहाबाद में घोषणा की कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया है। भारत अब सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन है। इस एक घोषणा ने भारत को सीधे ब्रिटिश साम्राज्यवाद की पक्की बेड़ियों में जकड़ दिया। तो अब इस पूरे विश्लेषण के बिल्कुल अंत में एक बहुत बड़ा वैचारिक सवाल पीछे छूट जाता है। क्या 1857 का ये विद्रोह वाकई भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था जिसने आगे चलकर आज़ादी की नींव रखी, या फिर ये महज अपनी अपनी रियासतों और निजी स्वार्थों को बचाने की एक असंगठित लड़ाई भर थी? इतिहास के पन्नों में इसका मूल्यांकन हमेशा होता रहेगा और इस पर जरूर विचार होना चाहिए। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया। सीखते रहिए और अपनी ऐतिहासिक जिज्ञासा को हमेशा जगाए रखिए।